नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। किसी भी सभ्य एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र के विकास की आधारशिला है विभिन्नता में एकता। संगठन ही सभी शक्तियों का बल है। यूनिटी के आधार पर ही अनेक राष्ट्रों का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। एकता का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके किसी से किसी विषय पर आपस में कोई मतभेद ही ना हो। सभी वो स्वीकार करें जो सबके हित में है, यही एकता है। राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है या एक ऐसी भावना है जो किसी देश के लोगों में अपने देश के प्रति देश प्रेम, अपनत्व और कर्तव्य परायणता के भाव को दर्शाती है। आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो आज हमें अपने देश को आर्थिक, नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, हर स्तर पर राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को अपना देश प्रेम को हकीकत में सिद्ध करने की ज़रूरत है, अपने अपने कर्तव्य निभाकर। कैसे हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, कैसे हम युवा पीढ़ी को देश प्रेम की भावना से जागृत कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं देश सेवा के लिए। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेद भूषण, प्राध्यापक हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, और इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर जतेश, असिस्टेंट साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर वेद भूषण, आपसे पूछना चाहेंगे, हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप डिफेंस में भी रहे हैं और डिफेंस में जो हमारी सेना है उनके अंदर जो भावना होती है देश प्रेम की, देशभक्ति की, या देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा उनके अंदर होता है, और समाज में हम रह रहे हैं जो सिविलियंस हैं उनके अंदर जो भावनाएं हैं, कितना अंतर है वहाँ की सोच में और हमारे समाज की सोच में? क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? जी मैम, देखिए सरफेस लेवल पर तो काफ़ी अंतर दिखाई देता है, और जो जब भी हम किसी को सैनिक का जिक्र करते हैं, वर्दी का जिक्र करते हैं, तो जो देशभक्ति की भावना अचानक ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल देशभक्ति का ही आता है जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है फ्रॉम डे वन, इस तरीके से होती है कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है। उस तरीके से वो मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार किए होते हैं, और जो उनमें हमेशा रहता है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक स्पेशल फोर्सेस की बात है उसमें तो और भी अच्छा है, एक देयर स्टेप अहेड कि वो हमारे साथी, दूसरे साथी के लिए आखिरी वक्त तक उसका साथ देंगे और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है जो आखिरी वक्त तक रहती है। बहुत अच्छी बात है, और उसी से हमारी फोर्सेस की पहचान भी है। लेकिन हाँ, अगला सवाल ये है कि क्या सिविलियन भी, क्योंकि डिफेंस तो बहुत कम लोग हैं, हमारे मेजोरिटी तो सिविलियंस हैं, और देशभक्ति को सभी में, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, एक इनेट फीलिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो जो सभी सिविलियन में होनी चाहिए, बाई बीइंग ट्रू टू योर प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, ऐसे सिविलियन, चाहे वो टीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिस्थितियों ने ये प्रूव कर दिया है, अभी जो कोविड की वजह से या बॉर्डर की टेंशन की नई परिस्थितियाँ जनित हुई हैं, पैदा हुई हैं, उससे एक नए हीरो, अभी तक एक सैनिकों को हीरो रूप में देखा जाता था, अब डॉक्टर और इंजीनियर और पुलिस जो एक नए हीरो के रूप में हमारे पैदा हुए हैं, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जिससे हम और सीख सकते हैं और इन्हीं भावनाओं को सिविल में भी विकसित कर सकते हैं। मुझे लगता है सर कि उस यूनिफॉर्म में ही कुछ होता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहते हो। देखिए, शुरुआत तो यूनिफॉर्म से होती है, जैसे मैं सेना में रहा हूँ, लेकिन वो इतनी परिपक्व हो जाती हैं और वो वर्दी उतारने के बाद एक बिल्कुल दूसरे फील्ड में आ रहा हूँ, लेकिन वो भावनाएं एक बिल्कुल व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और बाद में भी रहती हैं। जो आदमी, आपने देखा हो, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, वो अपना काम बहुत ही पैशन और डेडिकेशन के साथ करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। और जो एक बहुत अच्छी बात है, एक वेरी रिसेंट एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल ने दे करके ने, आसाम के अंदर अभी बाढ़ आई हुई है और कोई बैंक अधिकारी थे, वो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा, और उसके बाद उनको पता था कि बाढ़ में लोग बैंक तक नहीं आ सकते, तो उन्होंने मोबाइल एटीएम ले गए और लोगों के अलग अलग काउंटर बनाए, और वहाँ तक जाकर के जितने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश है उन्होंने उनको दी, ताकि उनकी कोई जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर सकें। तो वही एक जज्बा था, एक भावना था, और वो हर आदमी में रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, वर्दी उतारने के बाद भी
वो जज्बा भावना बनी रहता है। रहनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर वेदभूषण ने की है कि सेना तो अपना देश प्रेम दिखा रही है, हम लोगों को सुरक्षित रखती है हर समय, लेकिन हमें भी सेना का साथ देना चाहिए। अपने अपने जो ड्यूटी हैं, मॉरल ड्यूटी हैं, उनको समझते हुए देश के प्रति हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। डॉक्टर जतेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड का जैसे सर ने जिक्र किया कि इस टाइम जो है राष्ट्रीय एकता की देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग अपनी देश की उस ज़रूरत को किसी हद तक पूरा कर भी रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता और कोरोना काल किस तरीके से संबंधित हैं? आप क्या कहेंगे कि इस समय किस प्रकार की राष्ट्रीय एकता की भावना की लोगों में ज़रूरत है या होनी चाहिए? जैसा अभी सर ने कहा कि अपनी ड्यूटी को पे करना ही सही मायने में अपने आप में राष्ट्रीय एकता है। सिर्फ वर्दी पहनने को ही हम राष्ट्रीय एकता नहीं कह सकते, अपने कर्तव्यों का पालन करना। और खासकर ये जो कोविड-19 की हम बात करें तो यह महामारी सिर्फ हमारे गांव में नहीं, हमारे किसी शहर की नहीं, देश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की एक महामारी के रूप में हम सब इसको फेस कर रहे हैं। और इस समय जो हमारे पास निर्देश हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस रखना, क्योंकि इसका बचाव अभी आज तक की डेट में यही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, या दूसरे के लिए सद्भावना रखना, इज्जत भी रखना। और जो लोग खासकर हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, एनजीओज हैं, वो खूब काम कर रही हैं, तो वो अपने आप में एक राष्ट्रभक्ति ही तो है। उनका एक ही नारा है, कोरोना को हराना है, मानव को बचाना है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और हमारे को राष्ट्रीय एकता का कोविड-19 के समय में नहीं मिल सकता। और सभी लोग, खासकर डॉक्टर्स, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं और वो पूरा एक योद्धा की तरह हमारे साथ खड़े हुए हैं और पूरे एक जंग लड़ रहे हैं। जी, आप दोनों ही जो है एजुकेशन सेक्टर से संबंध रखते हैं, तो एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए सर, कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि किसी भी देश की उन्नति या अवनति उस देश में रहने वाले लोगों की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पर निर्भर करती है। तो एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना, अगर हम यूथ की बात करें, आप दोनों यूथ से जुड़े हुए हैं, हमेशा यूथ के बीच में रहते हैं, तो किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है? जी, बिल्कुल सही सवाल है। एक शिक्षाविद होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और भी दुगनी हो जाती है। मुझे खुद लगता था जब मैं सैनिक था तो मेरी जिम्मेदारी कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मुझे अपनी भी निभानी और दूसरों को उसके लिए तैयार करना है। तो एक टीचर होने के नाते 3 लेवल पे हम अपना काम कर सकते हैं। पहले तो करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर जब सिलेबस का चयन होता है, हालांकि वो मौका सभी को नहीं मिलता, लेकिन जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि सही टेक्स्ट बुक से उनका चुनाव किया जाए, सही कहानियों का चुनाव किया जाए, जो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा दे सकें। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में कांथापुरा एग्जाम्पल है, नोवेल है बीए फाइनल के सिलेबस में। उनको एक नोवेल तो कोई दूसरा भी चुन सकते थे, लेकिन कांथापुरा एक कहानी बताता है कि कैसे एक नेशनल इंटीग्रेशन, कैसे सभी भारतीयों ने गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए एक मूर्ति के नेतृत्व में सभी जाति और धर्म को भुला करके कैसे वो आगे आए, आज़ादी पिलाई। तो दोनों काम उसमें होते हैं। ऐसे ही टैगोर की कविता है हमारे सिलेबस में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टैगोर हमारे एक बहुत अच्छे विजनरी थे और उनका एक विजन था कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात है, जब हम पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह सही सिलेबस का चुनाव। दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात जो मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि ये है कि ठीक है सिलेबस तो डिजाइन हो गया, उसको हम पढ़ाते किस तरीके से हैं। अगर एक टीचर है कि मैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके क्लास में चला जाऊँगा तो काम आधे से भी कम हुआ है। उसको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ बच्चों के अंदर वो फीलिंग जो उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर थी वो कन्वे करना टीचर का काम है। उनको उस लेवल तक रियल लाइफ से जोड़कर उनकी उन बातों को उस बैकग्राउंड में ले जाकर के अगर उनको सही तरीके से समझाएगा तभी वो टेक्स्ट के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए ये है टू ट्रैवल एन एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को भी अच्छा लगेगा और अच्छे नागरिकों हम निर्माण कर पाएंगे। और एक तीसरा और जो सबसे जरूरी पॉइंट वो भी यही है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। चाहे कितनी आदर्शवाद की बातें करते रहें, कितनी भी कुछ भी करें, अच्छी कहानियां लिखें, अच्छे लेख लिखें, लेकिन जब तक क्लासरूम में आप खुद एक रोल मॉडल के रूप में नहीं जाओगे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर आपका आचरण, आपकी बातें, आपका व्यवहार उनको लगता है कि यस ये बिल्कुल जो कह रहा है वो है, तो डेफिनेटली बच्चे आपका आदर भी करेंगे और एक रोल मॉडल के रूप में अपनाएंगे और वो चाहेंगे कि जो इस तरह की हम यानी कि टीचर जहाँ बच्चे को ले जाना चाह रहा है बच्चा वहाँ तक पहुँच पाएगा। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी
कि ये टीचर का एक रोल है कि क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स होती हैं, हो सकता है दिखने में वो उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर निकालना ये शिक्षक का सबसे बड़ा रोल है। अब वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक गतिविधियों में उसको इन्वॉल्व करके कर सकता है, स्पोर्ट्स में कर सकता है, और हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि हमारे एशियन गेम्स में, हमारे ओलंपिक्स में हमारी जो नौजवान पीढ़ी इतना अच्छा हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, हमारा मान सम्मान बढ़ाती है। तो ये शिक्षा के थ्रू ही है, और शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है औपचारिक शिक्षा की, एक क्लासरूम में टीचर ने जो पढ़ा दिया, अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण के अलावा जैसे कि स्पोर्ट्स हमने बताया, सांस्कृतिक गतिविधियां बताई, या ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं, या कुछ ड्रग एब्यूज़, थोड़ी एक सोशल प्रॉब्लम बढ़ गई है यूथ को, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। और अपने आप को सबसे पहले एक तो टीचर को एक रोल मॉडल बनना है। इसीलिए आपने देखा होगा हम डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को होता है, तो उस दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाते हैं। जी जी। तो आप दोनों के हिसाब से कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, लीजेंडरीज जो लीडर्स हुए हैं, उनकी जो आत्मकथाएं सुन के, उनकी जीवनी पढ़कर या उनके विचारों को अपनाकर जो है यूथ पीढ़ी के अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ मोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देश प्रेम की तरफ, जी देश प्रेम के सेवा भाव जो देश के लिए होनी चाहिए युवा पीढ़ी में, तो वो उनका पोटेंशियल, जैसे अभी मैडम ने कहा कि ड्रग एडिक्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, या और भी कोई जो अनवांटेड एक्टिविटीज समाज में हो रही है उनकी तरफ ना जाए, तो इस तरीके से आप लोगों का बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि है एक टीचर का। और इसमें एक बात और है कि जो यूथ है, जो उनकी स्टेज होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है जी। अगर हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये टीचर का एक रोल है, टीचर के साथ साथ माता पिता का भी है कि उनके साथ समय बिताएं, उन्हें समझें, उनसे बातचीत करें। तो अगर उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी तो शायद हमारा देश प्रेम, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे, और हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, और हमारा देश प्रेम, देशभक्ति अपने आप से ही निखर के आएगी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जी। तो सर, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो मैडम ने कहा कि एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो उस चैनलाइजेशन के लिए गांव में जैसे ग्राम पंचायत भी अपनी भूमिका निभा सकती है। जैसे बहुत से बच्चे डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, स्पोर्ट्स कोटे से भी जाते हैं, गाँव के बच्चों की स्पेशली मैं बात करूँ तो ग्रामीण जो यूथ है उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है और ज़्यादा, ताकि आर्मी की तरफ उनका रुझान बढ़े या स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, जो मैडम ने कहा कि गलत डायरेक्शन में उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी एनर्जी है, उनका जो जोश है वो ना जाए। जी मैम, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमारे युवा हैं शारीरिक रूप से, जो ग्रामीण परिवेश में शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम होते हैं, उनका खान पान और रहन सहन की वजह से, और उनमें एक जोश भी होता है देश प्रेम के प्रति, क्योंकि बहुत सारे रोल मॉडल गांव के काफ़ी सैनिक उनको देखते हैं, उनको देख करके वो इमुलेट करने की कोशिश करते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम सही दिशा में हैं। अभी रिसेंटली जो हरियाणा की 400 के करीब जो सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड हुई है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उसमें से एक बल्क करीब 70% जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस सब इंस्पेक्टर PSI हैं, वो ग्रामीण परिवेश के हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब गांव वालों वर्दी के प्रति एक हमारे देश में, मैं तो अपनी खुशकिस्मत समझूंगा कि एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान का भाव, और एक पैशन के साथ, पैसे के लिए नहीं है, लोग एक जज्बे के साथ वर्दी पहनते हैं, और वो एक अच्छा भाव है जो देश के लिए बहुत जरूरी है। सैनिक तभी क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए जब अपने सामने गोलियां चल रही हैं, आत्म त्याग और बलिदान की बात आती है, तो वहाँ पर पैसा नहीं, वो जज्बा ही काम आता है जो वहाँ पर हमें देश की रक्षा करता है जी। जिस तरीके से आपने बताया कि ग्राम पंचायतों के जो ऑनर बोर्ड होते हैं उस पर जो शहीद सैनिक होते हैं या सेना में अभी प्रेजेंटली हैं, उनकी जो उपलब्धियां अगर लिखी जाए और बच्चों को बताया जाए पंचायत के माध्यम से, युवा साथियों को अगर बताया जाए, तो मुझे लगता है ये काम, ये जज्बा जो है और भी आगे बढ़ेगा। सही कदम हो सकता है कि अगर ग्राम पंचायतें भी इसमें आगे आएँ तो रोल ऑफ ऑनर या उनका सैनिकों की जीवनी, उनके बारे में देखेंगे तो उनको लेकर के एक मॉडल मिलता है कि हमें भी ऐसा बनना है जी। तो उस तरह हमें भी कुर्बान देनी और हम बनना चाहेंगे, तो ये एक अच्छा पहल हो सकती है। कई जगह मैं देखता हूँ गांव में स्टेडियम है जहाँ पंचायत की तरफ से बच्चे बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिटनेस के लिए तैयार करते हैं। एक जज्बा है और हमें उसको समझना है और टैप इन करके, इससे पहले कि हमारा युवा भटकें, उनको सही रास्ते पर लाएं, यही हमारा दायित्व है जी।
मैडम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मोटिवेट यूथ को किया जाए। हो सकता है कि जैसे स्लोगन दिए, जीवनी पढ़ी, एक 2-4 दिन का जोश रहता है, ये आम बात है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो जोश फिर ठंडा पड़ जाता है, किसी और डायरेक्शन में जुड़ जाता है। आप सोशियोलॉजी से हैं तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इसके पीछे जो मेंटल जो प्रोसेस होती है या थिंकिंग जो पावर होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्यों भटक जाते हैं वो अपने रास्ते से थोड़े से दिन के बाद। जैसे हम भी कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तिरंगा देखते हैं तो हमारे अंदर भी अलग अलग सी फीलिंग आने लग जाती है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हम अपने वही पुराने रूटीन में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम छात्रों के साथ, हमारे यूथ के साथ रेगुलर टच में रहें, क्योंकि हम इंसान होने के नाते हमेशा एक जैसा व्यवहार युवा नहीं किसी का भी नहीं रह सकता। तो कभी कहते हैं ना कि कभी दिन और कभी रात तो बनेंगे ही ना। तो अगर वो कभी भटक भी रहा है, अगर वो थोड़ा स्लो हो भी गया है, तो उसका, क्योंकि हमारे अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, तो हम उस मल्टीपल इंटेलिजेंस का देख के कि इसके अंदर क्यों भटक रहा है, कहाँ इसको समस्या है, और ये उसके गुरु का काम जरूर होना चाहिए। आप अगर पुराने समय में देखें तो माता पिता तो बाद में थे, पहले गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली ही दी जाती थी और युवा कभी नहीं भटकते थे। लेकिन आज माता पिता और गुरु तीनों को साथ चलने की जरूरत है, उनकी समस्याएं सुनने की जरूरत है और उसके साथ डोमिनेट ना करके उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करने की जरूरत है। तो वो कभी भी युवा नहीं भटकेगा। ऐसा हो सकता है कि उसका ध्यान एक समय में एक किसी चीज में ज्यादा लग रहा है और फिर उसके बाद वो भटक गया है, तो उसका पहले तो कारण जानने का ये शिक्षक का कर्तव्य बनता है। उसके साथी कौन है, किस संगत में वो रह रहा है, ये इन सब बातों का अगर टीचर ध्यान रखे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा युवा भटकेगा। जी सर, जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें तो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। सभी लगभग हर कास्ट रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं। और एक मेरा पर्सनल सवाल है कि कोविड-19 का ये जो क्राइसिस है, महामारी है, इसके समय की अगर हम बात करते हैं, आजकल कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ये कहता है कि हिचकते हैं हम थोड़ा सा, तो इसका क्या कारण है? जी बिल्कुल सही। विभिन्नताओं में एकता, ये एक ऐसा सवाल है जो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं और जो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। ये हमारे देश के लिए एक अवसर है, विभिन्नताएं, और वास्तव में हमारे पास अनेक तरह की विभिन्नताएं हैं, चाहे जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज हों, चाहे भाषाएं अलग अलग हैं, धर्म हैं, जाति के नाम पर विभिन्नताएं। ये एक अवसर है। ये अलग अलग तरह के मोती हैं। हमारे एक देश के अंदर अपने आप में एक माइक्रोकोजम है। हमारे पास बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, रेगिस्तान है, समुद्र है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, अलग अलग पठार हैं, मिनरल हैं। ये एक अच्छी बात है। विभिन्नताएं इज समथिंग गुड, लेकिन एक ज़रूरत है एक ऐसे, ये अलग अलग मोती हैं और इन मोतियों को पिरो के रखने वाला एक मजबूत धागे की जी। और वो धागा है राष्ट्रीय एकता का, वो देशभक्ति की भावना का। अगर ये धागा हम किसी तरह मजबूत कर पाए तो हमारे मोती बिखरेंगे नहीं। अब सारा फोकस उसके ऊपर कि इस धागे को मजबूत कैसे किया जाए। ये एक हमारे जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, नेता हैं और जितने बुद्धिजीवी हैं, सभी का होना चाहिए। जिसमें लेकिन मेरा एक पर्सनल राय ये भी है कि हमारा जो युवा है, बड़े टैलेंटेड यूथ में सभी तरह की इतनी वैरायटी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या, एक अच्छी खासी टास्क फोर्स है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। एक वी हैव ओनली हैंड्स, देखो कुशल नहीं है, हमारे पास भीड़ है। और अगर हम किसी तरीके से समझा, आज बहुत अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति का जिक्र हो रहा है, अगर उस प्रोग्राम चेंजेस के माध्यम से, क्योंकि समय हर चीज़ अपडेशन मांगती है, और अगर हम अपने आप को अपडेट कर पाए और युवाओं को अच्छे अवसर दे पाए तो एक बहुत बड़ा जो ब्रेन ड्रेन की भी चैलेंजेस है हमारे साथ, हमारे प्रतिभा अच्छे लोग हैं वो चले जाते हैं। और इस एट प्रेजेंट तो हमें जो है ये एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुछ जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रोजगार हो देश के, कुछ स्किल डेवलप भी उसके, जैसे बच्चे की अगर नौकरी नहीं मिलती तो अपने कुछ काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, बात है जो उसका हम जिक्र करते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने युवाओं को सही रास्ते पर। जी हाँ, इसी में खासकर हमारे जो ग्रामीण युवा हैं, नेहरू युवा केंद्र के जरिए, या जो हमारी बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर गांव में बहुत काम कर रही हैं। क्योंकि सबसे पहले जब तक हमारा युवा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, हम राष्ट्र प्रेम की भावना का सोच भी नहीं सकते। अगर वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा तो हो सकता है वो क्राइम की साइड मुड़ जाए। तो इसके लिए हमारा, जैसे उनको हम विभिन्न गतिविधियों में इन्वॉल्व करके, इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे गाँव में, स्वयं समूह संस्थाएं जिन्हें हम बोलते हैं, खूब काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो ये हमारा महिला कौशल विकास प्रशिक्षण है, उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई
और अचार मुरब्बा ये सब सिखाया जाता है। विश्वविद्यालय के माध्यम से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं मैडम, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्पेशली। उसमें उनको ये कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह फ्री दी जाती है, सिलाई मशीन फ्री दी जाती है। तो ये सब जब तक वो अपने पैरों पर खड़े होंगे तो उससे उनके अंदर जो आत्मविश्वास जागेगा, जो जागरूक होंगे, तो शायद ये समस्या ही नहीं आएगी। तो उन्हें हमें समय समय पर जागरूक करने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी परिस्थिति में, जैसे अब कोविड-19 में आप बात कर रहे थे कि महामारी से जूझ रहे हैं, तो ये हम क्यों भटक जाते हैं, तो उसके लिए हमारी देखिए सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आया, जैसा हम सब ने अभी देखा था 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया कि आप रात 9 बजे कैंडल दिया जलाएं। उसके पीछे क्या उद्देश्य था? शायद दिया जलाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ यही था जो हमारे सैनिक लोग, जो हमारे पुलिसगण, जो हमारे सुरक्षाकर्मी, ये जो हमारी सेवा के लिए खड़े हैं, कि उनकी हौसला अफजाई हो। तो अगर कोई, आपने पूछा कि ऐसा बीच बीच में क्यों होता है, उससे पहले हम लोगों ने उनके लिए ताली बजाकर हौसला अफजाई, तो एक बहुत मान सम्मान की बात है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें समय की नज़ाकत को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए हम उसको पूरा कर सकते हैं। जी जी सर, हर आदमी अपना कर्तव्य किसी न किसी रूप में निभा रहा है। जैसे कि आप एक सर्विसमैन है, वो टैक्स पे करके अपना देश के प्रति जो है अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। एक हाउसवाइफ है, वो घर में अपने परिवार का ख्याल रख के अच्छी मॉरल वैल्यूज़ जो है बच्चों में डेवलप करके अपना फ़र्ज़ निभा रही है। स्टूडेंट्स पढ़ के अगर अच्छी जगह कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो भी आफ्टर सर्विस में पे करते हैं, और उससे पहले जो है सर अपने देश की सेवा के लिए अपना जो रोज़गार मिलता है उसमें अपनी पोटेंशियल, अपनी एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके माध्यम से भी। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर्स भी निभा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी निभा रहे हैं, आर्मी तो हमारी है ही, हमारी एनजीओ भी बहुत कर रहे हैं, एनजीओ भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जो हार्ड ड्यूटी है वो एजुकेशनिस्ट की है मैडम, जो टीचर के है। जैसे टीचर देश का निर्माण करने वाला है, आने वाली पीढ़ी को जो है देश के लिए तैयार करता है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो है आपको क्या लगता है कि राष्ट्रता के लिए जो है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बाधाएं कौन कौन सी है, मुख्य जो चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, वो क्या लगता है आपको? जी, ये जो बाधाएं हैं बहुत ही कॉमन सी हैं और सभी लोग इसको जानते भी हैं। जो राष्ट्रीय एकता की भावना में सबसे पहले जो हमारे जो नैरो इंटरेस्ट हैं, जब इंसान छोटी छोटी बातों के पेटी इश्यूज़ के ऊपर, जैसे जाति है, धर्म है, सांप्रदायिकता है, रिलीजन है, इन माइनर इश्यूज़ को ऊपर बहुत बड़ा बना देता है, तो ये एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। शिक्षा इन बाधाओं को तोड़ सकती है। जी, चाहे डिफेंस में हो तो वहाँ भी हमें कभी महसूस नहीं करते सब वर्दी में एक जैसे हैं। और शिक्षा के माध्यम से पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वो क्लास में पढ़ाता है तो कभी ये नहीं देखता कि बच्चा शहर का है या गांव का है, किसी इस धर्म का है या इस जाति का है, और नहीं उसको देखना चाहिए क्योंकि उसके लिए सारे स्टूडेंट हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल पेश करके टीचर इस तरह की भावनाओं को, ऐसे विद्यार्थियों का जन्म कर सकते हैं कि वो जब बच्चे आगे जाएंगे तो उनके नीचे सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज होंगे, उनके साथ भी वो कैसा कोई बर्ताव नहीं करेंगे, सबको बराबर की दृष्टि देखेंगे। तो ये एक जैसे राष्ट्र देशभक्ति एक भावना है, ये भी एक जज्बा है जो बच्चों के अंदर पैदा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपनी नौकरी करें या कोई जॉब करें, तो कोई सबको अपना समझे कि हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल वन। और देखने में सही बात है, जैसे आपने बड़े बड़े लोगों का तो जिक्र किया, सोनू सूद जैसों ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, आम आदमी ने कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे लोग जब परेशान थे, मजदूर प्लान कर रहे थे, तो उस समय आम आदमी ने, किसी ने उनको चाय पिलाई, किसी ने उनको खाना खिलाया। तो ये एक भावना ही है राष्ट्रभाव की, उन्होंने अपना समझा कि ये हमारे भाई हैं, हमारे पास काम करते हैं, और उनकी मदद की। और मैं कहता हूँ कि हर आदमी चाहे गरीब हो, अमीर, जितनी संभव मदद कर सकता था उन्होंने की है, और यही करनी चाहिए। और इसको हमें और मजबूत बनाना चाहिए ताकि उनमें कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता है ये प्लान की स्थिति क्यों आई कि हम उनमें एक विश्वास जनरेट करने में सक्षम नहीं थे कि हम तुम यहाँ पर सेफ हो, इसलिए उन्होंने ऐसा शायद ये फैसला लिया होगा। तो भविष्य में ऐसा न हो कि सभी भारतीयों के अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हम अपने देश में हैं, सुरक्षित हैं। सुरक्षा सरकार, जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, और हमारे बाकी भाई हैं। सरकार हर आदमी तक नहीं भी पहुँच, देर से ही पहुँचेगी, तब तक जो बाकी मेरे साथी हैं, तो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरी मदद करेंगे। तो ये एक फेलो फीलिंग, एक भाईचारे की भावना जी बहुत अच्छे आपने बात कही है। तो मैडम आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो सर ने कहा, क्या आप उनसे सहमत हैं इस बात पे? हाँ, इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अलावा एक करप्शन, भ्रष्टाचार ने भी हमारे देश की व्यवस्था को हिला रखा है।
और देश की व्यवस्था, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा जनसंख्या विस्फोट जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम जनसंख्या देखें तो जब हम आज़ाद हुए 1947 में तो करीब 34 करोड़ थे और आज हम 130 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या होगी, इतना बड़ा परिवार होगा, तो उसके अंदर समस्याएं, एकजुटता होने में दिक्कत आएगी। तो ये तो एक हमारा सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ को जनसंख्या अगर हमारी कम हो, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इस जनसंख्या को कम करने में थोड़ी सी हमारी मदद कैसे कर सकती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा यूथ है या हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, अगर उन तक ये मैसेज उनके शिक्षा के माध्यम से, अगर उसके एजुकेशनिस्ट जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो टीचर लोग हैं काम कर रहे हैं, अगर उनके माध्यम से उनको ये समझाया जाए कि हमारी जो देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल हो जाता है, अगर इतनी पॉपुलेशन है, बेसिक नीड्स के ऊपर ही सब चला जाएगा तो शायद ये समस्या हल हो सकती है। जितनी भी बाधाएं हैं राष्ट्रीय एकता के उसमें मार्ग में, सारी बात बहुत अच्छी आप दोनों ने बात कही है कि हमें जो है मुश्किल समय है, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल समय है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करवाना चाहिए। आपने उदाहरण के माध्यम से भी बताया कि हम जब एक दूसरे की मुश्किल समय में साथ देंगे तो हम रोल मॉडल भी बनेंगे, और रोल मॉडल जो भी एक्टिविटीज़ करता है सभी उसको फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को मन में लिए हुए हम एक दूसरे की मदद करेंगे और देश सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, जितना हो सकेगा अपना छोटे स्तर पर सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।